नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। पहली खबर हरदोई से है। आपको बता दें, मौनी अमावस्या पर हरिद्वार में आस्था का महासमागम। कड़ाके की ठंड के बीच श्रद्धालुओं ने लगाई गंगा में आस्था की डुबकी। मौनी अमावस्या के पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। करोड़ों के लोगों ने वहां पर जल में डुबकी लगाई है। आपको बता दें, कड़ाके की ठंड के बावजूद श्रद्धालु तड़के ब्रह्म मुहूर्त से ही हर की पौड़ी सहित विभिन्न घाटों पर गंगा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य स्नान कर दान पुण्य किया है और पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण भी किया है। हर की पौड़ी का ब्रह्मकुंड हर हर गंगे जयकारों से गूंज उठा और घाटों पर श्रद्धा, भक्ति और अनुशासन का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। स्नान पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए घाटों, मार्गों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में अतिरिक्त तैनाती फोर्स लगाई है। और साथ ही मौनी अमावस्या पर दान और मौन का तर्पण का विशेष महत्व है। हरिद्वार हर की पौड़ी क्षेत्र में धार्मिक आस्था और सेवा भाव का वातावरण बना रहा। माता रानी सबका कल्याण करे। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व भी है और पितरों को पिंडदान करने भी आए हैं आज, और अपनी सासू माँ के लेके आए हुए हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है, आप लोग भी आइएगा। बहुत बढ़िया लगा। पुलिस व्यवस्था की यदि मैं बात करूं, कैसी व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ, कोई चीज की कोई टेंशन नहीं है। पुलिस व्यवस्था से लेके कार्यकर्ताओं से लेके बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया व्यवस्था है यहाँ की। बड़ा अच्छा लगा। हर हर गंगे, जय माँ गंगे। माघ मास में पड़ने वाली अमावस्या मौनी अमावस्या कहलाती है। ये इतना पुण्यदायी समय कहलाता है कि आज के दिन जो व्यक्ति अपने आसपास की पवित्र नदियों में भी स्नान करे, उसको कुंभ के स्नान का फल मिलता है। और जो कुंभ क्षेत्र है, हरिद्वार आदि जगह, वहां जो व्यक्ति स्नान कर ले तो ऐसा लगता है कि जैसे देवता सायुज्य हो गया, क्योंकि आज के दिन स्नान करने के लिए स्वयं देवता इस धरती पर अवतरित होते हैं। छुपे हुए जितने भी ऋषि मुनि हैं, जितने भी ऋषिगण हैं, उनका प्रादुर्भाव, अवतरण आज ही के दिन इस धरती पर हुआ था। आज के दिन स्नान करने का इतना पुण्यदायी फल कि आज अश्वमेध यज्ञ कर लिए आप 108 और सहस्त्र कर लें वाजपेयी यज्ञ, और एक स्नान मात्र आज के दिन कर लें, एक समान कहा गया है। आज के दिन जो व्यक्ति स्नान करे, स्नान करने के पश्चात ब्राह्मण को, अपने कुल गुरु को, अपने गुरु को गर्म वस्त्र, घी, खिचड़ी और तिल मिश्रित जितने भी मिष्ठान देगा। ऐसा शब्द आया कि जितने तिल उसके दान की वस्तु में होंगे, जितने रोम उसके दिए हुए गर्म वस्त्र में होंगे, उतने सहस्त्र वर्षों तक वो इंद्रादि सुख प्राप्त करेगा स्वर्ग में। खबर सितारगंज से ही, जहां सितारगंज आईटीबीपी लेह लद्दाख 24 बटालियन में तैनात जवान त्रिलोक कुमार की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई। आपको बता दें, आकस्मिक मृत्यु से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। आज उनके पैतृक गांव कैलाशपुरी में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि संपन्न की गई। इस दौरान आईटीबीपी के उच्च अधिकारी ने पहुंचकर शहीद जवान को श्रद्धापूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित की है और साथ ही अंत्येष्टि स्थल पर टीबीपी के जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और साथ ही नम आंखों से त्रिलोक कुमार को अंतिम विदाई भी दी गई। अधिकारियों ने शोक संतप्त परिवार से मिलकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया है। इस दुखद मौके पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों, प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठन और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग वहां पर मौजूद रहे। क्षेत्रवासियों ने कहा कि त्रिलोक कुमार का बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा और उनका नाम सम्मान के साथ लिया जाता रहेगा। वहीं उपस्थित मृतक त्रिलोक कुमार में भाई अरविंद कुमार ने बताया कि मेरे भाई त्रिलोक कुमार ने 2 बच्चे हैं और एक बेटा है और मेरी बेटी है जो कि अभी छोटी है। उनकी पत्नी और परिवार के सभी सदस्य का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। हम अपने भाई को कभी नहीं भुला सकते हैं और हम चाहते हैं कि ओवरलोड गाड़ियों पर रोक लगाई जाए और ओवर स्पीड पर भी नजर रखी जाए। पकड़ में आया है। ड्राइवर तो वहाँ से फरार हो गया था। डंपर तो है अभी पुलिस कस्टडी में है, उसका पता लगा रहे हैं। पता भी लग गया है, आगे कार्रवाई पुलिस की करेगी। जो आपके ये त्रिलोकी कुमार और मेरा नाम अरविंद कुमार, हम दोनों साथ में ही रहते थे बचपन से।
इसी ये हमारा कभी फिजिकल ग्राउंड हुआ करता था। इन नदी किनारे हम फिजिकल करते थे और एक साथ तैयारी करते थे। एक साथ दोनों भर्ती हुए हम, साथ में ड्यूटी भी करी, 8-10 साल साथ में ड्यूटी करी, 10 साल नौकरी को हो गए थे उनको। अभी वो लेह लद्दाख में पोस्टिंग थे और मैं NDRF में गदरपुर में पोस्टिंग था। लेह लद्दाख में गए थे, अभी छुट्टी आए 25 दिन के लिए, पिछले सैटरडे को आए थे। घर पे अपने बच्चों से मिलने के लिए आए थे। ठंड ज़्यादा थी लेह लद्दाख में, घर पे भी प्रॉब्लम थी, दिक्कत था, तो घर पे आए थे। गए थे अपने सिस्टर के वहाँ त्यौहार पे, लोहड़ी के त्यौहार पे हम लोग सिस्टर के वहाँ कुछ फल फ्रूट लेके जाना होता है, वो अब रस्म निभा के आ रहे थे अपने पापा के साथ। यहाँ बघौरा गेट सितारगंज पे यहाँ पे डंपर की चपेट में आए, इनका स्पॉट वहीं पे शहीद हो गए। और पापा का क्रिटिकल कंडीशन है, अभी वो एडमिट हैं गौतम हॉस्पिटल सुदरपुर में, उनका इलाज चल रहा। बाकी परिवार में तो से बहुत दुखद, बहुत शोक का माहौल है। इनके 2 बच्चे थे, एक बच्ची बड़ी जो 3.5 साल की थी और एक छोटा बेटा जो अभी 15 महीने का है। ये जो शासन से तो कार्रवाई चाहते हैं, वहाँ पे बहुत हो रखा है ये सब केस बघौरा गेट पे और जगह जगह रोड पे। कोई ऐसा है नहीं कि जिससे ओवरलोडिंग चाहे ओवर स्पीड वालों को कंट्रोल किया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। हाईवे पे मैं देखता हूँ बहुत एक्सीडेंट हो रहे हैं। कल ही के दिन में 4 केस हुए हैं एक्सीडेंट के इधर अपने सितारगंज क्षेत्र के पास में ही। रोड का कंडीशन बहुत है और ओवरलोडिंग के चलते ना बहुत वो हो रहा है। लोग डेली प्रदर्शन कर रहे हैं उसके चक्कर में, लेकिन ऊपर प्रशासन नहीं सुनता अभी। महोबा जनपद के विकास खंड जैतपुर क्षेत्र अंतर्गत ग्राम लमौरा में सरकारी योजनाएं किसानों के जीवन में सकारात्मक और साथ ही स्थायी बदलाव का माध्यम बन रही हैं। उद्यान विभाग एवं कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाकर क्षेत्र के किसान पारंपरिक खेती से आगे बढ़ते हुए बागवानी को अपनी परंपरा बना रहे हैं, जिससे उनकी आमदनी में निरंतर वृद्धि हो रही है। सरकारी योजनाओं के अंतर्गत किसानों को फलदार पौधों का वितरण, सब्जी उत्पादन के लिए बीज एवं तकनीकी सहायता, सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली, ड्रिप एवं स्प्रिंकल जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही कृषि एवं उद्यान विभाग के विशेषज्ञ समय समय पर किसानों को प्रशिक्षण देकर आधुनिक कृषि तकनीकी की जानकारी भी दे रहे हैं। बागवानी को अपनाने से किसानों को परंपरागत फसलों की तुलना में अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। पहले जहाँ खेती केवल मौसम पर निर्भर रहती थी, वहीं अब बागवानी से किसानों को वर्ष भर आय के साधन उपलब्ध हो रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो रही है और साथ ही बढ़ती बागवानी गतिविधियों से ग्राम स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी सृजित हो रहे हैं। खेतों में कार्य बढ़ने से परिवार के अन्य सदस्यों को भी रोजगार मिल रहा है, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले होने वाले पलायन में भी कमी आई है। किसानों का कहना है कि सरकारी योजनाओं से न केवल आर्थिक सहयोग मिला है, बल्कि उन्हें आधुनिक तकनीकी का भी अपनाने का अवसर प्राप्त हुआ, आत्मविश्वास और भी प्राप्त हुआ है। विभागीय मार्गदर्शन से खेती अब घाटे का सौदा न रहकर लाभकारी व्यवसाय बनती जा रही है। इससे किसानों के बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य एवं दैनिक जरूरतों को पूरा करना भी आसान हुआ है। ग्राम लमौरा में महिला किसान से जानते हैं कि उनको सरकार से जो बागवानी और फसल में जो लाभ मिलता है, उनको क्या क्या लाभ मिला है, आइए जानते हैं। क्या नाम है आपका? आपको काशी बाई। सरकार से क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला? हमें बगिया मिली। क्या कौन कौन सी पेड़ी मिली आपको? अमरूद मिले, नींबू मिले और आम मिले और पपीता मिले, उसी में लाभ भाई हमें। कछुआरे लगाए हैं? कछुआरे लगाए हैं, उसमें भटूई लगी, उसमें मैचा लगी, उसी की लाभ ले रहे अब हम। अब उस बगिया फलनी रही, उसी की लाभ हम ले रहे। और जब बगिया भी हुआ, जब हम जो कछुआरा बंद कर रहे हैं। इसके पहले आप काम क्या करती थी? आपके पास गेहूँ खेती कर रहे थे। जब से हमने बगीचा लगाया तो हमें यही में लाभ मिली है, तो इसी कर रहे अब हम।
आप इसका श्रेय किसको देना चाहती हैं? योगी मोदी। मोदी योगी उसी का दे रहे हैं हम। जनपद महोबा के ग्राम लमोरा में आइए हम जानते हैं एक ऐसे किसान से कि जिन्होंने सरकार की तमाम योजना का लाभ लेते हुए जो अपने परिवार का भरण पोषण किया और जो आर्थिक स्थिति उनकी कमजोर थी उस पर उत्पन्न किया और अपनी किसान से आय दोगुनी करते हैं। आइए जानते हैं, क्या नाम है आपका? स्वामी प्रसाद कुशवाहा, ऐसी गांव लमोरा से, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश। सरकार से आपको क्या क्या योजनाओं का लाभ मिला है? सरकार से हमें सबसे पहले तो हमने सोलर पंप लिया था, जो हमें 58,000 रुपये सब्सिडी मतलब काट के लगे थे। और इसके बाद हमने ड्रिप लगवाई 10 बीघा करीब में, तो उसमें हमें 25,000 रुपये लगे थे। बाकी वो 2.5 लाख के समथिंग का था, बाकी छूट जो है सरकार ने दी थी। इसके बाद हमें जो है कुछ सृजन परिवर्तन करके एक योजना चलती, तो हमारे यहाँ पे उनका समूह बना हुआ है, तो समूह के माध्यम से जो है मल्टी लेयर की खेती है, जिसमें जो है हम एक जगह पर रह के 4-5 प्रकार की खेती कर सकते। जैसे उसमें नीचे प्याज होगा, धनिया हो गया, और अपना ऊपर जो है और थोड़ा ऊपर जाते हैं तो जैसे लौकी हो गया और तुरैया हो गई और पपीता की खेती। इस तरीके से जो है उन्होंने हमें काफ़ी सुविधाएं भी दी मल्टी लेयर में, जैसे बांस, बल्ली, तार वगैरह ऐसी चीज़ें दी। तो इन सबको जो है देखते हुए हम वर्तमान में जो है अपना कार्य कर रहे हैं। आप इसके पहले क्या काम करते थे? इसके पहले हमें थोड़ा बहुत अपना एक खेती हो गया, मजदूरी ये सब करती थी। सरकार से आपको लाभ मिला है? हाँ, सरकार से हमें जो है तमाम सभी लाभ मिल रहे, जो वर्तमान में योजनाएं चल रही उनका भी लाभ लेते हम। जैसे बीज हो गया, और बीज भी समय समय पे कृषि विभाग देता है, तो उसके माध्यम से KVK के माध्यम से भी हमें कुछ चीज़ें मिलती रहती। उद्यान विभाग से भी हमें बीज वगैरह ऐसी चीज़ें मिलती रहती। किसको धन्यवाद देना चाहते हैं आप? ये सरकार को, हमारी चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो या केंद्र सरकार हो, दोनों के तरफ से हमें जो है सब कुछ मिलता है। जैसे सम्मान निधि भी मिल रही है, और जैसे माता जी हैं तो उनको पेंशन भी मिलती है। तो ऐसी योजनाएं भी मिल रही हैं हमें, और जो कुछ सब्सिडी वाली चीज़ें हैं तो ये भी मिल रही, पाइप वगैरह हो गए, जो ड्रिप स्प्रिंकलर हो गए, तो इन सब पे जो है। आइए हम जानते हैं, एक लमोरा के और किसान हैं, तो आपको क्या क्या योजनाओं का खेती किसान में लाभ मिला है? हमको जैसे यही है, सृजन से भी मिला है। जैसे अमरूद बगीचा लगवाए हमने, तो उनने बदई जाली और रसोई एंगल, तार मार, मतलब सभी, और बांस भी दिए मल्टी लेयर, वो भी लगवाए। और हमको वो है का नाम प्लांट भी लगवाया, सोलर पंप भी। आपको जो सारी चीजें मिली, तो इसका आपको परिवार में आपको लाभ मिला? हाँ, लाभ मिला। क्या लाभ मिला? हमें इससे जुड़वे से दूनी आय हो गई हमारी, जब पहले से दूनी आय हो गई। आपके ऊपर कोई कर्ज था इसके पहले? हाँ, कर्ज नहीं था। अखले ये पहला थोड़ी कम हाथों ऐसी, अब सो हमने अपना टेंट भी खोल लिया इसी से, और अपनी खेती ही करते रहते। आप किसको धन्यवाद देना चाहते हैं? हम इसी को देने रहते हैं, नाम नरेंद्र मोदी और जो है योगी जी सर। ग्राम लमोरा के तमाम किसानों को सरकार की ओर से यहाँ पे लाभ मिला है, जिसमें बागवानी हो, कृषि से संबंधित अन्य योजनाओं का लाभ मिला है। और आप देख रहे हैं, इन्होंने जो कर्ज में डूबे हुए थे किसान, तो इनकी आय दोगुनी हुई है, अपने परिवार का भरण पोषण बराबर कर रहे हैं। और एक किसान ने तो अपना कार को आगे बढ़ाते हुए टेंट की दुकान भी खोल ली है, उनका टेंट भी बराबर चल रहा है। गुलाब सिंह कुशवाहा, महोबा से, आगाज टाइम्स। खबर हरदोई से है, जहां थाना हरपालपुर पुलिस ने संगठित रूप से चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले गिरोह के एक सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 367/25 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत नामजद अभियुक्त नीरज पुत्र महेश निवासी कस्बा व थाना हरपालपुर जनपद हरदोई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दिनांक 14 नवंबर 2025 को प्रभारी निरीक्षक हरपालपुर द्वारा नीरज सहित 2 अभियुक्त
अभियुक्तों के विरुद्ध आर्थिक व भौतिक एवं लाभ के उद्देश्य से संगठित गिरोह बनाकर घरों के ताले तोड़कर चोरी जैसे जघन्य अपराध करते थे। समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने के आरोप में मामला पंजीकृत किया गया था। पुलिस अभिलेखों के अनुसार गिरफ्तार अभियुक्त नीरज का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है, जिसके विरुद्ध हरपालपुर, पाली एवं सांडी थाने में चोरी एवं अन्य गंभीर धाराओं के अंतर्गत कई मुकदमे दर्ज हैं। अभियुक्त की गिरफ्तारी से क्षेत्र में सक्रिय चोरी के गिरोह पर प्रभावी अंकुश लगने की संभावना जताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि वह अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है और शीघ्र ही गिरोह के अन्य सदस्यों पर भी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम के उप निरीक्षक शमशेर अहमद एवं कांस्टेबल राजा बाबू शामिल हैं। खबर हरदोई से है, जहां थाना शाहबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए ई रिक्शा से बैटरी चोरी करने के मामले में एक अभियुक्त को चोरी की गई बैटरियों सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 23/26 धारा 303(2), 317(2) BNS के तहत नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। पुलिस के अनुसार दिनांक 17 जनवरी 2026 को वादी इजहार पुत्र नन्हे निवासी मोहल्ला जेर बंगला थाना शाहबाद जनपद हरदोई ने थाने पर तहरीर दी थी कि अभियुक्त पवन पुत्र भोला निवासी मोहल्ला खेड़ा बीबीजे थाना शाहबाद द्वारा उसके घर के बाहर खड़े ई रिक्शा से बैटरी चोरी कर ली गई है। तहरीर के आधार पर थाना शाहबाद पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना शाहबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए नामजद अभियुक्त पवन पुत्र भोला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 2 अदद चोरी की बैटरी बरामद की है। गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में उप निरीक्षक अतुल कुमार थाना शाहबाद जनपद हरदोई शामिल रहे हैं। जनपद बरेली के थाना सिरौली के गांव नामदारगंज में रहने वाले धर्मपाल ने अपनी 30 वर्षीय बेटी कविता की शादी लगभग 7 वर्ष पहले धर्मेंद्र पुत्र कल्लू निवासी सिरासौल थाना बिलसी के साथ धूमधाम से की थी। शादी के बाद कविता ने 2 पुत्रियों को जन्म दिया और जीवन यापन सही से कट रहा था। इसी बीच आज सुबह कविता ने अपने घर पर उठकर चाय बनाई और अपने परिवार को पिलाई। चाय पिलाते वक्त अचानक कविता बेहोश होकर गिर पड़ी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। मृत घोषित उसे कर दिया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने कविता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहाँ के रहने वाले हो? सरासर के। क्या घटना हुई है पत्नी के साथ? अरे चाय बना रही थी सुबह, तो अचानक गिर पड़ी, चक्कर खाए गए, एक पटा लगी थी उन्हें। फिर क्या हुआ? तो हमने उठाया गया, बेड पर लिटा रही, और हम डॉक्टर फाक्टर बुलाया था गाँव से ही। उन्होंने देखी उन्होंने कही बाहर को ले जाओ और अस्पताल में हम वहाँ लेके आए। फिर कहाँ ले गए? मेडिकल में लेके आए थे। उसके बाद तो ख़त्म हो गई थी। बच्चियाँ हैं? हाँ, 2 बच्चियाँ लड़कियाँ ना, दो लड़की हैं, एक 5 साल की है और एक साल की बच्ची है। 2 बच्चियाँ हैं। महोबा में निषाद पार्टी के कलेक्ट्रेट में मेरठ के सोनू कश्यप हत्याकांड मामले को उठाते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा गया है। ये मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ लिया है। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद को मेरठ जाने से रोके जाने पर पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। निषाद पार्टी ने इस मामले में प्रशासन पर पक्षपात और लीपापोती का आरोप लगाते हुए 1 करोड़ रुपए मुआवजे और सरकारी नौकरी की मांग की। उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ में हुए मछुआ समाज के युवक सोनू कश्यप की संदिग्ध हत्या के मामले में अब न्याय को लेकर कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष हरिकृष्ण निषाद की अध्यक्षता में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में इस बाबत ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा है और साथ ही निर्बल इंडियन शोषित हमारे नए दल यानी निषाद पार्टी इस मुद्दे पर पूरी तरह से आर पार के मूड में है।
मामला उस वक्त और भी गंभीर हो गया जब संजय निषाद को पीड़ित परिवार से मिलने जाने के दौरान पार्टी ने इसे संवैधानिक अधिकारों का हनन बता डाला। और साथ ही हैरानी की बात यह है कि जहां सरकार के कैबिनेट मंत्री को रोका गया है, वहीं विपक्ष के जनप्रतिनिधियों और जैसे मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक और साथ ही सरधना विधायक अतुल प्रधान को पीड़ित परिवार से मिलने की अनुमति दी गई है। निषाद पार्टी के अनुसार पक्षपातपूर्ण बल्कि सरकार की छवि को भी धूमिल करने वाला है। पार्टी ने मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगों को स्पष्ट करते हुए मांग की है कि मेरठ के उन सभी अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए जिन्होंने इस मामले में उदासीनता और पक्षपात दिखाया है। और साथ ही अब देखना यह है कि डॉक्टर संजय निषाद की सख्त चिट्ठी और पार्टी के कड़े रुख के बाद शासन और मेरठ प्रशासन का अगला कदम क्या कुछ होता है। क्या नाम है? मेरा हरिकिशन निषाद, जिला अध्यक्ष निषाद पार्टी महोबा से हूँ। सोनू कश्यप को न्याय दो, अपराधी को सजा दो। और डीएम साहब को मैं ज्ञापन देने आया था और मुख्यमंत्री को पहुँचे ये ज्ञापन। उनको सजा होना चाहिए और हमारे भाई को न्याय मिलना चाहिए। उनकी एक सरकारी नौकरी घर में होना चाहिए। 1 करोड़ रुपए की मांग है क्योंकि घर का संचालन कर सकें वो लोग। जय निषाद राज, निषाद पार्टी जिंदाबाद। क्या नाम है? हमारा नाम हेमंत कुमार है। आज हम ज्ञापन देने आए हैं। महामानव डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के निर्देश अनुसार कैबिनेट मंत्री मत्स्य एक घटना हुई है मेरठ में। सोनू कश्यप को जिंदा जलाया गया है और पुलिस उसमें अपराधियों को बचा रही है। उसमें साफ दिखाई दे रहा है जो भी दोषी व्यक्ति उनको बचाया जा रहा है और एक नाबालिग व्यक्ति को जो 16 साल का है उसको पुलिस ने जेल भेजा है। हम चाहते हैं सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं 4-5 लोग, उनको भी उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम करें। और ये ज्ञापन के माध्यम से माननीय डीएम महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन देने जा रहे हैं। शाहजहांपुर में राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां व्यापारियों और विभागीय अधिकारियों के बीच जीएसटी से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर चर्चा हुई। प्रदेश भर में चलाए जा रहे व्यापारी संवाद कार्यक्रम के तहत शाहजहांपुर में राज्य कर विभाग द्वारा एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में व्यापारी व्यापार मंडल के पदाधिकारी और साथ ही चार्टेड अकाउंटेंट और जीएसटी विभाग के अधिकारी और शामिल वहां पर रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया
और साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम के अधिकारी आयुक्त विपिन कुमार मिश्रा रहे और साथ ही इस दौरान एक महिला उद्यमी रचना मोहन को भी सम्मानित किया गया है। मुख्य अतिथि विपिन कुमार मिश्रा ने कहा कि यह व्यापारी संवाद कार्यक्रम काफी सार्थक रहा है और व्यापारियों की कई समस्याएं सामने आई हैं जिन्हें विभाग द्वारा उच्च स्तर तक पहुंचाकर समाधान कराया जाएगा। आपसी सहयोग से ही राजस्व में वृद्धि संभव है। कार्यक्रम में नोडल अधिकारी उपायुक्त प्रवेश तोमर ने बताया कि जीएसटी से जुड़ी तकनीकी पोर्टल और टैक्स दरों संबंधी समस्याओं का समाधान करने के इस संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है और जीएसटी में आने वाली विभिन्न समस्याओं का निराकरण विभाग और व्यापारियों के आपसी सहयोग से किया जाएगा ताकि टैक्स प्रणाली और अधिक सरल बन सके। आज जो है उत्तर प्रदेश राज्य के सभी जनपदों में आज एक व्यापारी संवाद कार्यक्रम का होने के निर्देश जो है मिले थे ऊपर से सरकार की तरफ से। तो इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही था कि सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जो जीएसटी का क्रियान्वयन है इसमें हमारे व्यापारी बंधु सबसे जो मजबूत मतलब रीढ़ है कहना चाहिए अर्थव्यवस्था की, और हमारे टैक्स प्रैक्टिशनर्स जिनमें हमारे अधिवक्ता, हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और विभागीय अधिकारी, इन सबके बीच एक डायलॉग इसका मकसद था ताकि हम जीएसटी में आने वाली जो भी समस्याएं हैं टैक्स रेट से रिलेटेड या फिर उसके कंप्लायंस से रिलेटेड, पोर्टल से रिलेटेड, इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण हम लोग मिलजुल कर सकें। इसी उद्देश्य के साथ ये संवाद कार्यक्रम रखा गया था और इसी तरह का संवाद कार्यक्रम आगे भी चलते रहेंगे ताकि हम आपस में जो है एक विश्वास पैदा हो जिसके अनुरूप हम लोग सफलता से जीएसटी का क्रियान्वयन कर और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर सकें और उसे मजबूती दे सकें। धानी नगला में लघु सेतु निर्माण का शिलान्यास, क्षेत्र को मिलेगी आवागमन की सौगात। भरखनी क्षेत्र के ग्राम धानी नगला में मंगलवार को लोक विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रानू ने निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित लघु सेतु निर्माण का विधिवत शिलान्यास किया है। शिलान्यास के उपरांत विधायक ने क्षेत्रीय नागरिकों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनी तथा विकास कार्यों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने का आश्वासन दिया है। विधायक ने कहा कि लघु सेतु के निर्माण से मार्ग अवरुद्ध होने की वर्षों पुरानी समस्या क्षेत्रीय लोगों को राहत मिलेगी और आवागमन सुगम भी होगा। इससे उन्होंने कहा कि इससे किसानों, छात्रों एवं आम नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र के समग्र विकास को गति प्राप्त होगी। इस अवसर पर सहायक अभियंता संतोष रावत, अवर अभियंता गोपीचंद और साथ ही कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन अध्यक्ष ब्रह्मानंद दीक्षित, प्रमुख संघ अध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप सिंह सेनानी और जिला पंचायत सदस्य श्याम सिंह प्रधान सिंह और अध्यक्ष सत्यपाल सिंह चौहान, मंडल अध्यक्ष रोहित सिंह, ग्राम प्रधान आशीष मिश्रा, पूर्व प्रधान राजकिशोर सिंह लल्ला सहित अनेक गणमान्य वहां पर नागरिक एवं सम्मानित जन उपस्थित रहे। शाहजहांपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की है। बरेली रोड स्थित ग्राम भेदपुर में जेसीबी गरजी और साथ ही 25,000 वर्ग मीटर भूमि पर 3 अवैध कॉलोनियों की दीवारें ध्वस्त कर दी गई हैं। पूरी कार्रवाई विकास प्राधिकरण के सचिव के नेतृत्व में की गई। शाहजहांपुर विकास प्राधिकरण ने भू उपयोग के विपरीत की जा रही अनाधिकृत आवासीय प्लॉटिंग पर सख्त कदम उठाए हैं। बरेली रोड पर ग्राम भेदपुर में जेसीबी की मदद से अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान विकास प्राधिकरण के सचिव अजय कुमार त्रिपाठी, अवर अभियंता रमेश चंद्र वर्मा, प्रदीप कुमार त्रिवेदी सहित प्राधिकरण व नगर निगम की एटीएस टीम मौके पर मौजूद रही। जेसीबी से कॉलोनियों की 4 दीवारी और निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया।
गया है। साथ ही संबंधित कॉलोनाइजरों को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं, भूखंडों के आवासीय प्लॉट से रूप में विक्रय न किए जाए। विकास प्राधिकरण ने सचिव अजय कुमार त्रिपाठी ने बताया कि बिना लेआउट पास कराए गए इन नियमों का पालन किए कॉलोनी विकसित करने वालों के खिलाफ कठोरात्मक कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। फिलहाल विकास प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनाइजरों पर हड़कंप मच गया है। प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा। संबल जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया एवं मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट की अध्यक्षता में तहसील गुन्नौर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी ने शिकायतकर्ताओं की समस्या सुनकर मौके पर अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि शिकायत लंबित न रखी जाए, शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए, भूमि विवाद से संबंधित शिकायतों का समय से निस्तारण किया जाए ताकि शिकायतकर्ता बार बार शिकायत लेकर सरकारी कार्यालय में न आए। और साथ ही संपूर्ण समाधान दिवस के दौरान पुलिस विभाग से संबंधित शिकायतों को सुना एवं संबंधित थाना अध्यक्षों को निस्तारण के निर्देश दिए जाए। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि शिकायतकर्ता की शिकायत को गंभीरता से सुनकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया जाए जिससे शिकायतकर्ता संतुष्ट हो सके। जिलाधिकारी ने कहा कि थाना अध्यक्ष एवं राजस्व से संबंधित अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में भूमि से संबंधित टॉप 10 मामलों को चिन्हित कर शीघ्र ही निस्तारण करें। जिलाधिकारी ने कहा कि शिकायत का निस्तारण शीघ्र एवं निचले स्तर पर कर दिया जाए। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने कस्तूरबा विद्यालय गुन्नौर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि स्कूल की जमीन की पैमाइश की जाए और उन्होंने कहा कि गुन्नौर प्राथमिक विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय को संभल में श्री विद्यालय करते हुए वहां को संतृप्त किया जाए। इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर तरुण पाठक एवं जिलाधिकारी गुन्नौर अवधेश कुमार एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। क्या अलग निरीक्षण है यहाँ गुन्नौर में, क्या कहेंगे? हमने गुन्नौर कस्तूरबा और गुन्नौर का जो कंपोजिट विद्यालय है उसको संभल श्री विद्यालयों में शामिल किया है और इन दोनों विद्यालयों में नगर पंचायत गुन्नौर के द्वारा पूर्व में भी काफ़ी कार्य करवाया गया है। वर्तमान में हॉस्टल बनाने के लिए भूमि चाहिए थी तो उसका यहाँ निरीक्षण किया गया और वो जो भूमि है उसको सुरक्षित करवा करके आगे निर्माण की कार्रवाई आरंभ की जाए, ऐसा निर्देश दिया गया है। कुल 110 शिकायतें आई हैं और इन सभी शिकायतों के लिए संबंधित अधिकारियों को गुणवत्तापरक और समयबद्ध निस्तारण के लिए बता दिया गया है। और सब कुछ अधिकारी आज अनुपस्थित रहे हो ऐसा? जो अधिकारी अनुपस्थित रहते हैं उनको हम बाकायदा नोटिस जारी करते हैं और उनके उत्तर के बाद फिर आगे कार्रवाई करते हैं।
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आने वाली 23 जनवरी की जयंती पर आयोजित होने वाले ब्लैक आउट मॉक ड्रिल की तैयारी बैठक कलेक्ट्रेट सभागार बहजोई में जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पैसिया के निर्देश में अपर जिलाधिकारी प्रदीप वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी गोरखनाथ भट्ट की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में समस्त संबंधित विभागों के समन्वय से कार्य योजना तैयार की गई। निर्धारित समय पर कलेक्ट्रेट परिसर में मॉक ड्रिल प्रारंभ करने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। मॉक ड्रिल के दौरान हवाई हमलों की चेतावनी देते हुए सायरन और साथ ही ध्वनित किए जाने, सायरन बजते ही प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बंद करके ब्लैकआउट किए जाने तथा नागरिकों द्वारा शरण लेने की प्रक्रिया का अभ्यास कराया जाएगा। हमला समाप्त होने पर ऑल क्लियर सायरन ध्वनि वहां पर अंकित किया जाएगा और साथ ही मॉक ड्रिल में अग्निशमन विभाग, स्काउट गाइड, वॉलंटियर्स, टीयर्स और नागरिक सुरक्षा एवं सेवकों, एनसीसी वॉलंटियर्स द्वारा छोटी आग बुझाने, घायलों को प्राथमिक चिकित्सा देने, गंभीर रूप से घायलों को एम्बुलेंस से अस्पताल पहुंचाने एवं ध्वस्त भवनों को लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की प्रक्रिया का प्रदर्शन किया जाएगा। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन विशेषज्ञ AK यादव एवं संबंधित अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। अगली खबर आपको बता दें कि बलिया में जनपद बदायूं में बिलसी थाना क्षेत्र के बास बरौलिया गांव में छोटे बच्चे के साथ पुलिसकर्मी ने मारपीट कर दी है, जिसके बाद वहां पर ग्रामीणों ने खबर सोनभद्र से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सीआर के हमले से घायल ग्रामीण को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चोपल ले जाया गया है, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के रूप में टीटी और साथ ही रेबीज के इंजेक्शन लगाए गए हैं। हालांकि सीएचसी में एंटी रेबीज सीरम उपलब्ध नहीं था, जिसके चलते सभी घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। पीड़ित का आरोप है कि जिला अस्पताल और साथ ही मेडिकल कॉलेज में एंटी रेबीज सीरम उपलब्ध नहीं था, जिससे उन्हें गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ा है। स्वास्थ्य विभाग की इस व्यवस्था, इस लापरवाही को लेकर ग्रामीणों में खासा नाराजगी देखने को मिल रही है। घायलों में अमर सिंह 30 वर्षीय, फुलमती 20 वर्षीय, गोलू 11 वर्षीय, संदीप 10 वर्षीय, गुड्डी 30 वर्षीय, बच्चा देवी 60 वर्षीय, रामाधार 19 वर्षीय, अंकुश 5 वर्षीय और साथ ही सबनम 25 वर्षीय शामिल है। सभी घायल जोगवाल थाना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। चिकित्सकों के अनुसार सभी की हालत फिलहाल सामान्य है। ग्रामीणों ने पूरे मामले की सूचना वन विभाग को दी है और वन विभाग का कहना है कि सीआर को पकड़ने के प्रयास जारी है और आवश्यकता पड़ने पर उसे मार गिराया जाएगा। वहीं स्थानीय लोगों ने क्षेत्र में गश्त बढ़ाने और सीआर को जल्द पकड़ने की मांग की। फिलहाल गांव के लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं और बच्चों व बुजुर्गों को अकेले बाहर निकलने से रोका जा रहा है। बदायूं जनपद में बिलसी थाना क्षेत्र के बांस बरौलिया गांव में छोटे बच्चे के साथ पुलिसकर्मी ने मारपीट कर दी, जिसके बाद ग्रामीणों ने बिलसी वीरगंज मार्ग पर जाम लगा दिया। परिजनों ने पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की है। मौके पर सीओ बिलसी बताया कि पारिवारिक झगड़े की शिकायत पर एक पुलिसकर्मी आया हुआ था, उसके द्वारा अभद्रता की गई। इस मामले में जाँच कराकर कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि करीब 2 घंटे जाम लगने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे SP देहात पहुंचे और उन्होंने बताया कि सिपाही को निलंबित कर दिया गया। दरअसल बिलसी थाना क्षेत्र के बांस बरौलिया निवासी राजकमल ने आरोप लगाया कि उनका बेटा अपनी टायर पंक्चर की दुकान पर बैठा था। इसी दौरान बिलसी थाने में तैनात एक पुलिसकर्मी वहां आया और मोटरसाइकिल के पहिए में हवा डालने को कहा है। जब छात्र ने हवा डालने से मना कर दिया तो पुलिसकर्मी ने उसके साथ मारपीट की और मारपीट के बाद छात्र बेहोश हो गया था। परिवार के लोग उसे तुरंत बिलसी के सरकारी अस्पताल ले गए हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस में शिकायत करने के बाद भी उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। पुलिस द्वारा सुनवाई न होने से नाराज परिजनों और साथ ही ग्रामीणों ने बांस बरौलिया में बिलसी वीरगंज रोड पर जाम लगा दिया और हंगामा शुरू कर दिया है। सूचना मिलने पर बिलसी सीओ संजीव कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया है, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे। वहीं SP देहात ने कार्रवाई करने के आश्वासन पर करीब 2 घंटे बाद जाम खुला है। SP देहात ने सिपाही के निलंबन और जांच सीओ बिलसी को देने का आश्वासन दिया है।
उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के विकासखंड गजरौला कस्बे के औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव बसौली, नाईपुरा में शहबाजपुर रोड आदि के जंगलों में दूषित व जहरीला पानी को लेकर भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा पार्टी का जोरदार धरना प्रदर्शन। बताते चले कि गजरौला के गांव शहबाजपुर डोर में भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा पार्टी के समस्त पदाधिकारियों का दूषित व जहरीला पानी को लेकर 28वें दिन भी जोरदार धरना प्रदर्शन जारी है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 किनारे स्थित कड़ाके की ठंड में बैठे किसानों ने अमरोहा प्रशासन पर पूरी अनदेखी का आरोप लगाया है और नारेबाजी की है। और भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने यह भी कहा है कि संबंधित अधिकारी केवल लूटपाट और किसानों के उत्पीड़न में लगे हुए हैं और प्रशासन भूजल माफियाओं को बचाने का प्रयास कर रहा है। किसानों का उत्पीड़न किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के नजदीकी आने वाले गाँव के लोग इस जहरीले पानी से अनेक प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं और इन केमिकल फैक्ट्रियों के आसपास आने वाले गाँव के जंगलों में लगे ट्यूबवेल, हैंडपंप आदि में जहरीला व दूषित पानी आ रहा है, जिसको वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है। इस पानी को पीने से लोगों में अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि खेतों में फसलें भी नष्ट हो रही हैं, जिसके बावजूद भी संबंधित अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। मैं हूं आपके साथ उज्जवल सिंह और आप देख रहे हैं आगाह टाइम। इस समय मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा के कस्बा गजरौला औद्योगिक क्षेत्र में। यहां पर जो है भारतीय किसान यूनियन संयुक्त मोर्चा के कुछ पदाधिकारी हैं, ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इनसे कुछ मुलाकात करते हैं। चौधरी है जी, और ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है क्या कारण है इसका? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज हमारे देश के सभी मीडिया कर्मियों ने इस क्षेत्र में जो आपदा आई है उसको पूरे देश और दुनिया में दिखाने का काम किया है। आप सब लोग बधाई के पात्र हो। ये जो मेरे हाथ में ये जो बोतल है, इसके अंदर इस क्षेत्र का पानी है। इस क्षेत्र का ये पानी जहरीला हो चुका है। ज़मीन से सारे समरसेबल, सारे हैंडपंप, गांव में पीने का पानी हमारा, सारे किसान लोग, यहाँ का इस क्षेत्र के लाखों लोग हर रोज़ इस पानी को पीने के लिए मजबूर हैं। इस पानी को पी करके कितने दिन तक आदमी जिंदा रहेगा ये आप भी देख सकते हैं, पूरी दुनिया देख रही है। इस पानी के ऊपर आज तक कोई सख्त कदम यहाँ के प्रशासन ने और यहाँ की सरकार ने नहीं उठाया है। अच्छा, आप ये बताइए, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है कितना समय हो चुका है सर? इसको आज 28वां दिन है। महीनों से ये धरना चल रहा है। अब प्रशासन आज भी इसके ऊपर पर्दा डालने का खेल खेल रहा है। बार बार यहाँ सैंपल लेकर के जाते हैं और उसकी रिपोर्ट कहीं आती नहीं। रिपोर्ट कहाँ चली जाती है ये उसकी जानकारी बार बार अधिकारियों से हम लोग कर रहे हैं। अधिकारी कुछ बताने को तैयार नहीं है। यहाँ से कहकर जाते हैं कि इसकी 4 दिन के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। आज तक कोई रिपोर्ट इसकी पानी की सार्वजनिक नहीं की गई है। तो अब हम पूछना चाहते हैं यहाँ प्रशासन से कि भाई ये इस तरह से यहाँ लाखों लोगों को आपने मरने के लिए छोड़ दिया। इनके ऊपर ना प्रशासन है ना शासन है। देखिए, ये बड़ी विडंबना है। हम लोग सरकार चुनते हैं अपनी सुरक्षा के लिए कि सरकार आपदा के समय पर हमारे साथ खड़ी रहे। अभी इस क्षेत्र में आपदा आई है, अभी सरकार का ना यहाँ कोई प्रतिनिधि पहुँचा है, ना कोई सांसद, विधायक, ना कोई मंत्री। पता नहीं सरकार तक ये बात पहुँची भी है नहीं पहुँची है। इस पर मुख्यमंत्री को, उत्तर प्रदेश के हमारे सूबे के जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी हैं, आप संत समाज से आते हैं तो देखिए संत तो बहुत रहमदिल होते हैं। अब उनको इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करके इन किसानों को न्याय दिलवाना चाहिए और किसानों के पानी की शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करानी चाहिए। ये जल्द से जल्द सारी व्यवस्था हो जाए तो यहाँ जो बीमारियाँ फैल रही हैं, लीवर की, किडनी की,
फेफड़े फूले हैं लोगों के, दमा की बीमारी, सांस की बीमारी, कैंसर की महामारी फैल चुकी है, आए दिन लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। तो इस तरह की ये भयानक गंभीर बीमारियां यहाँ फैली हैं। इन किसानों की मदद की जाए। इस क्षेत्र में अभी तक किसी भी ना प्रशासन का ना शासन का कोई फोकस नहीं है। किसी बड़ी घटना का ये लोग इंतजार कर रहे हैं। देखिए, जब बड़ी घटना घट जाती है तब प्रशासन एक्टिव होता है, तब प्रशासन आकर के वहाँ क्षेत्र में काम करता है। उससे पहले किसान भी यहाँ धरने पर बैठे हैं और किसानों के साथ में यहाँ संयुक्त मोर्चा धरने पर बैठा है, लेकिन ये अधिकारी अभी तक पता नहीं क्यों इसको हल्के में ले रहे हैं। तो ये हल्के में लेने का काम नहीं है, क्योंकि पानी जहरीला हो चुका है। जब पानी पीने लायक नहीं बचा तो जीवन को जीने के लिए क्या चाहिए जी? पानी चाहिए। अब पानी ना मिले पीने के लिए, जहर बन गया उसका, तो कहाँ तक जिएगा आदमी? तो क्यों इस पब्लिक को मारा जा रहा है? ये एक बड़ा विषय है जी। आपके माध्यम से ये जहाँ तक भी पहुँचे आवाज़ इसको उठाओ। अच्छा, हमें ये बात बताइए, ये धरना प्रदर्शन कब तक जारी रहेगा? ये जब तक जारी रहेगा जब तक इस जल माफिया जिसने इस जल को जहरीला बनाया है इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई ना हो, तब तक इन किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। अब हम चाहते हैं कि इसको पहले तो इसकी जांच कोई कमेटी बनाई है डीएम साहब ने, कहाँ बनाई है, क्या बनाई है, क्या कर रही है वो, वही चोर वही मुंशी। जिन लोगों ने पानी को जहरीला बनाने में उनकी मदद की है वही लोग आज कमेटी के अंदर हैं। तो क्या किसानों को न्याय देगी वो कमेटी भी? और कहाँ वो कमेटी है? अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक करे, मीडिया के सामने आए। मीडिया से छिपते हैं ये लोग, मीडिया के सामने नहीं आते, कुछ बताना नहीं चाहते। ये बड़ी विडंबना है जी। किसान और किसान संयुक्त मोर्चा तब तक यहाँ बैठेगा जब तक इनको पूरी तरह से न्याय नहीं मिल जाएगा, इनके पानी की व्यवस्था नहीं हो जाएगी, यहाँ के आंकड़े सार्वजनिक नहीं हो जाएंगे। कितना किसान की मिट्टी खराब हुई, कितनी फसल खराब हुई, कितने पशु खराब हुए, कितने यहाँ लोग मरे, उनका सबका आंकड़ा चाहिए प्रशासन से, और फिर उनके मुआवजे उनको दिए जाएं। तब तक ये धरना प्रदर्शन यहाँ जारी रहेगा जी। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, देखते रहिए आगाज टाइम के साथ उदल सिंह की खास रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां राजधानी एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप मच गया। दिल्ली से पटना जा रही थी राजधानी सुपरफास्ट। अलीगढ़ रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ जीआरपी हुई अलर्ट और साथ ही डॉग स्क्वाड जांच टीम रेलवे स्टेशन पर मौजूद। ट्रेन के इंतजार में रेलवे स्टेशन पर टीमें तैनात, जांच अधिकारी फोर्स के साथ कर रहे इंतजार। खबर कानपुर नगर से है, जहां बिधनू थाने के पास बीजेपी की जिला मंत्री प्रवण कुशवाहा के साथ दबंगों ने मारपीट की है। बताया जा रहा कि 5 बाइक सवार युवकों ने उन्हें घेर कर बेरहमी से पीटा है। पीड़ित का आरोप है कि उनकी कार के पीछे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फोटो लगी होने पर हमलावर भड़क गए और इसी बात को लेकर मारपीट की गई है। फिलहाल पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। पूरा मामला बिधनू थाना क्षेत्र के नौबस्सा सागर हाईवे का है। घटना उस समय हुई है जब बीजेपी जिला मंत्री प्रणव कुशवाहा अपनी कार से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान 5 बाइक सवार दबंगों ने उनकी कार को रोका है। आरोप है कि कार के पीछे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फोटो देखकर आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी है और इसके बाद दबंगों ने प्रणव कुशवाहा के साथ जमकर मारपीट की है और घटना के बाद पीड़ित सीधे बिधनू थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी है। मामला सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी है। प्रणव कुशवाहा जिला मंत्री बीजेपी ने कहा कि मैं अपनी गाड़ी से जा रहा था, तभी 5 लोग बाइक से आए और मुझे रोक लिया। गाड़ी के पीछे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की फोटो लगी थी, इसे देखकर गाली गलौज करने लगे, फिर बिना वजह मेरे साथ मारपीट की है। मैं थाने में शिकायत दर्ज करा कर ही और कार्रवाई की मांग मैंने की है। वापस अपने घर मूसा नगर की तरफ जा रहे थे तो रमईपुर चौराहे पे करीब 7 से 8 लड़के खड़े थे, जो कि एकदम से बोनट पे हमारे हाथ मारे और गाड़ी साइड में खड़ी करने के लिए बोलने लगे। तो जब हमने गाड़ी साइड में खड़ी नहीं करके आगे बढ़ाने लगे तो एकदम से हमारी गाड़ी के शीशे पे पत्थर मार के शीशा साइड वाला तोड़ दिया। जब हमने इसका विरोध किया और पास में ही खड़े स्टाफ के
कुछ पुलिसकर्मी थे, तो मैंने उनसे बताया पूरा प्रकरण। तो उन्होंने बताया कि बिधनू थाने आप जाइए। तो मैं थाने पर तहरीर देने आया था। तो मैं 50 मीटर दूरी पर अपनी गाड़ी को खड़ी करके तहरीर लिख रहा था। तभी करीब 6 से 7 बाइक सवार आए, जिसमें करीब 15 से 20 लोग होंगे। लाठी डंडे ईंट पत्थर लिए थे। उन्होंने हम लोगों के साथ मारपीट की बुरी तरह। और मेरी गाड़ी में पीछे देखा माननीय डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का बैनर लगा है, तो उनको अभद्र गाली देते हुए मेरी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया और पूरी गाड़ी में ईंटें पत्थर मार मार के पूरी गाड़ी क्षतिग्रस्त कर दी। किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ था? किस बात से युवक भड़के थे? मेन उनका विवाद था, उन्होंने माननीय डिप्टी सीएम की फ़ोटो देखी, एकदम से फ़ोटो देख कर के और आर्या कुशवाहा नाम पढ़ के एकदम से जाति सूचक शब्द देते हुए गालियां देने लगे। आपने कहा तो क्या बातें हुई, क्या कहें? मैंने जब कहा कि भाई ऐसा क्या है, तो आप रीज़न क्या है, आप क्यों इस तरीके की मारपीट कर रहे हैं, क्या समस्या है? तो उन्होंने तुरंत हमसे कहा कि ये साले काछी इस तरीके से होल्डिंग लगा के घूमेगा तू, और मारपीट करने लगे। और माननीय डिप्टी सीएम साहब को भी बहुत ज़्यादा गालियां देने लगे। जब मैंने इसी बात का विरोध किया तो मेरी गाड़ी का पूरा शीशा तोड़ दिया। खबर चंदौली से है, जहां राजधानी एक्सप्रेस में बम होने की सूचना पर रेल महकमे में हड़कंप मच गया। 12309 पटना नई दिल्ली राजधानी तेजस एक्सप्रेस में बम की सूचना से मचा हड़कंप। बम स्क्वाड, डॉग स्क्वाड, आरपीएफ, जीआरपी और जिला पुलिस की टीम डीडीयू जंक्शन पर पहुंची। सीओ और साथ ही पीडीडीयू नगर असिस्टेंट कमांडेंट, आरपीएफ, सीओ और जीआरपी रेल अधिकारी मौके पर पहुंचे। राजधानी एक्सप्रेस के डीडीयू जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 4 पर पहुंचते ही ट्रेन को कराया गया खाली। ट्रेन की जांच में संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों ने ली राहत की सांस। शनिवार की रात 10 बजे डीडीयू जंक्शन पहुंची ट्रेन 3 घंटे बाद दिल्ली के लिए रवाना हुई। बम की सूचना से राजधानी एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे यात्री भी हुए परेशान। बम की सूचना देने वाले नंबर को लेकर जीआरपी, जिला पुलिस और जांच में जुटी है। किस ट्रेन से कहाँ जा रहे हैं? SN चौधरी पटना से नई दिल्ली जा रहे हैं, राजधानी 12309 से। क्या मामला है? डीडीयू जंक्शन पर खड़े हैं। एक्चुअली हम 10 बजे ट्रेन पहुंची थी, अचानक 2 घंटा तक वेट किया, लगा कि कुछ ट्रैफिक इशू होगा। फिर आए हमारे जो सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने फटाफट बोला कि अपना पर्स देकर आप सब लोग नीचे उतर जाइए। तो हम लोगों ने पूछा कि क्या वजह है, तो उन्होंने बोला कुछ इनपुट मिला है कि हम लोग पूरी ट्रेन को चेक करेंगे और सुरक्षा की दृष्टि से आप सब लोग नीचे उतर जाए। तो सब लोग हम लोग फटाफट नीचे उतर गए। आप लोगों का सहयोग है पूरा? जी, आप लोगों का पूरा सहयोग है? हाँ, हम लोग सारे पैसेंजर सहयोग कर रहे हैं। और जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने बड़ी शालीनता से और बहुत सहयोग पूर्वक हमें कहा कि आप लोग प्लीज उतर जाइए। और हमारे जितने भी पैसेंजर हैं सब लोग पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं, फटाफट सब लोग नीचे उतर गए। वो क्या सूचना थी, कब मिली थी और किस तरह से कार्रवाई की गई? ये बीती रात में करीब 10:15 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई थी कि पटना नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन में कोई संदिग्ध वस्तु उसमें रख दी गई है। इसके संबंध में बम डिस्पोजल टीम को बुलाकर पूरे ट्रेन की सघन जांच की गई। जांच करने के उपरांत कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं बरामद हुई है ट्रेन से। लगभग 3 घंटे विलंबित होकर ट्रेन को यहां से रवाना किया गया है और जो संदिग्ध नंबर द्वारा इस प्रकार की सूचना दी गई थी उसकी भी जांच की जा रही है। जेल से भागने वाला एक कैदी मुठभेड़ में गिरफ्तार। पॉक्सको का आरोपी डंपी उर्फ शिवा मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार। पुलिस को देख शिवा ने किया सीधे सीधे फायर और जवाबी फायरिंग में उसके पैर में लगी गोली। गुरसहायगंज के तिरवा रोड स्थित तारा बगिया के पास हुई मुठभेड़। घायल शिवा को पुलिस ने अस्पताल में कराई भर्ती। 15 दिन पहले साथी अंकित के साथ जिला जेल के दीवार पान फरार हुआ था डंपी उर्फ शिवा। दोनों की गिरफ्तारी पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम किया था घोषित। प्रभारी निरीक्षक गुरसहायगंज चेकिंग कर रहे थे, जिसमें मुखबिर से सूचना मिली कि जो क्रॉसिंग है मजपुरवा से तिरमा जाने वाली रोड पर, यहाँ एक संदिग्ध अपराधी है जिसके बारे में पुलिस ने उसको चेज़ किया, पकड़ने का प्रयास किया तो वो फायरिंग करने लगा
पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिसमें उसके बाएं पैर में गोली लगी है और उस घायल को जिला अस्पताल भेजा गया है। और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम शिवा उर्फ डम्पी बताया और जो ठठिया थाना क्षेत्र का रहने वाला था, और अभी 5 जनवरी को जो जेल की दीवार फांद करके भागे थे, उसमें से जो 2 अभियुक्त भागे थे उसमें से ये मुख्य अभियुक्त था। और पुलिस इसकी बहुत दिनों से तलाश कर रही थी और ये इस पे उस समय मुकदमा भी पंजीकृत किया गया था। आज पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसने फायरिंग की है, उसमें इसके कब्जे से एक 315 बोर का तमंचा और एक खोखा कारतूस, 2 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसके साथ जो दूसरा अपराधी भागा है अंकित, उसकी भी तलाश की जा रही है। कुछ इनाम वगैरह था इसके? हाँ, इसके ऊपर जैसे ही भागा था तो पहले 25,000 का और डीआईजी रेंज कानपुर महोदय के स्तर से 50,000 रुपये का इस पे इनाम भी घोषित था, जिसमें ये आज हमारी टीम ने इसको अरेस्ट करके पुलिस मुठभेड़ के दौरान बड़ा साहसिक काम किया है, जिसमें पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। हरदोई में तेज रफ्तार पिकअप डाला नियंत्रित होकर पलटा है। डाले में सवार आधा दर्जन से ऊपर लोग गंभीर रूप से घायल। घायलों को भेजा गया जिला अस्पताल। सभी घायलों का इलाज जारी है। कोतवाली देहात का पूरा मामला। खबर हरिद्वार से है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज 1 दिवसीय दौरे पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। सुबह करीब 10:15 पर सीएम धामी गुरुकुल कांगड़ी हेलीपैड पर उतरेंगे और तय कार्यक्रम के अनुसार तुरंत कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होंगे। देव संस्कृति विद्यालय विश्वविद्यालय में आयोजित शताब्दी नगर बैरागी कैंप के ध्वज वंदन समारोह में मुख्यमंत्री करेंगे शिरकत। संत समाज और विद्यालय प्रशासन रहेंगे कार्यक्रम में शामिल। हरिद्वार पहुंचते ही भाजपा पदाधिकारियों और साधु संतों द्वारा मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है। लालकुआं में चाची के शोकाकुल में जा रहे लालकुआं निवासी रामनिवास शर्मा और पत्नी मालती शर्मा को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से हादसे में स्कूटी सवार दंपत्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हृदय विदारक घटना से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है और साथ ही मृतक दंपत्ति लालकुआं के बजरी कंपनी क्षेत्र के निवासी हैं, जबकि उनका मूल निवास जनपद शाहजहांपुर है। रामनिवास शर्मा सेंचुरी पेपर मिल में इलेक्ट्रॉनिक विभाग में मुंशी के पद पर कार्यरत है। बताया जा रहा है कि रामनिवास शर्मा की चाची का निधन हुआ था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए 108 एम्बुलेंस में भेज दिया है। पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। मृतक दंपत्ति ने परिवार में 1 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। तीनों की शादी हो चुकी है। दर्दनाक सड़क हादसे में जिंदगियों को बुझने के बाद आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी है। हादसे ने सिस्टम की लापरवाही को बेनकाब कर दिया है, जिसके बाद एसपी सिटी मनोज कातियाल, एआरटीओ जितेंद्र सिंघवान, एसपी क्राइम यातायात डॉक्टर जगदीश चंद्र, सीओ लालकुआं दीपशिखा अग्रवाल, तहसीलदार के नेतृत्व में प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त टीम पर मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना किया। निरीक्षण के दौरान परिवहन विभाग ने सड़क की पैमाइश कर हादसे के कारणों की तकनीकी रूप से परखा है उसे। नहीं, ये हादसों का इस हादसे का तो कारण ये नहीं है अभी वो जो हमें दिखाया है पुलिस ने भी, तो वो एक खाली वाहन था और जिस तरह से अभी पता चल रहा है कि 2 व्हीलर वाहन शायद रॉन्ग ओवरटेक करने में इस पर घटना हुई है। बाकी ओवरलोड और ओवर हाइटर चलानों के तो चलान हो ही रहे हैं अभी जितने भी हैं। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा अतिक्रमण की भी आया है ध्यान में कि इस साइड भी सर्विस लाइन कवर करी हुई है, उधर बहुत सी वो क्या नाम है अनऑथराइज ये गैराज और दुकानें उकानें खुली हैं। तो अभी तहसीलदार साहब भी थे और हमने उसको भी बिंदु बनाया है। रोड की स्थिति तो ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि भाई किस पे हमने पर चल रहा है। इसकी पैमाइश भी की गई है? हाँ, पैमाइश की गई। पैमाइश तो नॉर्म्स के अनुसार ठीक है। उसकी पैमाइश तो हमने इसलिए करी क्योंकि वो एक रिपोर्ट्स में लिखना कि भाई, बाकी अभी NHI वालों को बुलाया था, शायद वो आ नहीं पाए तो इसलिए हमें करना पड़ा, तो हमने उसकी पैमाइश वगैरह करी है। रोड की जो फिजिकल कंडीशन है वो बिल्कुल वो तो ठीक है। बस दिक्कत यह है कि अब कैमरे से या जिससे से थोड़ा सा पता चलेगा कि वो शायद रॉन्ग साइड से उन्होंने ओवरटेक किया है और जो ट्रक की तरफ से नहीं दिखा है।
व्यक्ति शायद नॉर्मल स्पीड में था, अभी तो अज्ञात है क्योंकि कुछ कह नहीं सकते। बेसिकली बहुत ही दुखद घटना है। इसमें एक ही फैमिली के 2 लोगों की डेथ इसमें हुई है और अभी मौके पे ARTO साहब और SDM मैडम और CO और मैं हम लोग सभी मौके पे आए। हमने घटना के कारणों का यहाँ पर विश्लेषण किया है, थोड़ा जानने की कोशिश की है कि क्या घटना के कारण थे, तो उसके आधार पे हम लोग अपनी रिपोर्ट भी आगे प्रेषित करेंगे। और फिलहाल इसमें जो अज्ञात वाहन है जिसके द्वारा ये एक्सीडेंट को अंजाम दिया गया, उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी टीमें लगा दी हैं। हमें कुछ सुराग मिले हैं उस वाहन के बारे में और हम लोग इसको ट्रेस कर रहे हैं और जैसे ट्रेस होता है इस पर कड़ी से कड़ी हम लोग कार्रवाई इसमें करेंगे। और लोडिंग बड़ी समस्या बना हुआ है, इसको लेकर के भी आए दिन और VIP गेट में भी सेंचुरी के जो कुछ वाहन आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। वाहन बहुत दौड़ते हैं नहीं, बेसिकली ये कई कारण हैं एक्सीडेंट के। इसमें रोड इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, ड्राइविंग का बिहेवियर बहुत बड़ा फैक्टर होता है और साथ में ओवरलोड, ओवर हाइट, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन। लेकिन हम सभी कारणों पे काम कर रहे हैं और हमारा प्रयास है कि हम लोग एक्सीडेंट्स को जो है कम कर सकें। इसीलिए एक घटना को हम लोग बारीकी से उसको एनालाइज कर रहे हैं और उसके लिए जो भी आवश्यक कदम उठाने आवश्यक होंगे हम लोग ज़रूर उठाएंगे इसमें, चाहे वो स्पीड लिमिट लगाना हो या फिर ओवरलोडिंग की चेकिंग हो, ओवर हाइट है, ओवर साइज़ है या फिर ड्राइविंग बिहेवियर के बारे में है या कोई रोड की इंजीनियरिंग या रोड के स्ट्रक्चर में कोई कमी है तो उसको भी हम कंसर्न इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के साथ उसको हम लोग हैंडल करेंगे। और ये हम इस पर लगातार काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि ये हम लोग इसमें सफलता भी मिलेगी। मिर्जापुर जिले के 96 विकासखंड के जोपा रामपुर के पास गंगा नदी पर 362 करोड़ रुपए की लागत से 1440 मीटर लंबी निर्माणाधीन पक्का पुल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री द्वारा निरीक्षण के दौरान सेतु निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पुल निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने के साथ ही साथ निर्धारित समय सीमा तक पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी कहा कि निर्माण कार्य में प्रयुक्त होने वाली सामग्रियों का समय समय पर थर्ड पार्टी एजेंसी के द्वारा गुणवत्ता की जाँच कराई जाएगी। गुणवत्ता खराब पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। क्षेत्र की जनता को मजबूत पुल मिल सके और आगे भी निरीक्षण किया जाएगा। इस अवसर पर तमाम अधिकारी और अपना दल एस और साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। द्वारा बनाए गए पुल का निर्माण में देखा गया, क्या पाया गया? मिर्जापुर की 96 ब्लॉक में जोपा रामपुर घाट पक्का पुल की जो मानस के बीच जुटती रही है और बहुत प्रयासों के बाद राज्य सरकार द्वारा ये पुल का निर्माण कार्य स्वीकृत हुआ। लगभग 362 करोड़ की लागत से ये पुल बन रहा है और आज इसका स्थलीय निरीक्षण करके ये जानने की कोशिश की कि कितना समय अभी और लगना है। 1440 मीटर की लंबाई है और अभी लगभग 22% कार्य आगे बढ़ा है और जैसा कि मुझे अवगत कराया गया है कि ये मई 2027 तक पुल जनता को लोकार्पण के लिए तैयार होगा। तो हम सभी की कोशिश है कि एक अच्छी गुणवत्ता वाला एक बेहतर मजबूत पुल, पक्का पुल इस क्षेत्र की जनता को मिले, आम जनमानस को जल्द से जल्द इस सुविधा का लाभ उन्हें मिल सके, ये मेरी कोशिश है और निरंतर इसका आगे भी निरीक्षण इसी प्रकार करके इसकी प्रगति को जानने का प्रयास किया जाए। सुनने में आ रहा है कि मटेरियल मानक के अनुरूप नहीं है। नहीं, मटेरियल और क्वालिटी के बारे में मैंने तमाम सवाल पूछे हैं और इसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी कराया जा रहा है और मैंने इनको सख्त तौर पे बता दिया है कि क्वालिटी में, गुणवत्ता में किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। टाइमलाइंस को भी फॉलो किया जाए और क्वालिटी को भी मेंटेन किया। धन्यवाद। खबर मिर्जापुर से है, जहां सड़क किनारे खड़ी ट्रक पीछे से बाइक सवार की जोरदार हुई टक्कर, बाइक सवार 2 युवकों को हुई दर्दनाक मौत। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। आपको बता दें, घटना हलिया थाना क्षेत्र के समौती गांव के पास की है। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।